नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज हम बीए सेकेंड ईयर की एक टॉपिक है संतुलित वृद्धि यानी बैलेंस ग्रोथ थ्योरी की बात करेंगे। ग्रोथ थ्योरी के अंतर्गत दो महत्वपूर्ण थ्योरियाँ पाई जाती है, एक बैलेंस और एक अनबैलेंस। दोनों के अपने अलग अलग व्यूज है और अलग अलग उनकी अपनी टेक्निक्स है कि किस प्रकार वो ग्रोथ को डिसाइड करने के लिए बात करते हैं। आज के हम इस टॉपिक में बात करेंगे बैलेंस ग्रोथ थ्योरी में और अगले की टॉपिक में बात करेंगे अनबैलेंस्ड ग्रोथ थ्योरी की। सबसे पहले बात करते हैं बैलेंस्ड ग्रोथ थ्योरी। इसका अर्थ क्या है? सामान्य शब्दों में हम समझें तो बैलेंस ग्रोथ थ्योरी ये कहती है कि अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में एक साथ निवेश करके एक समान वृद्धि दर को अर्जित करते हुए सभी क्षेत्रों को एक साथ आगे बढ़ाना, अर्थात कृषि, उद्योग, सेवा जैसे ये तीन बड़े क्षेत्र हैं। इनको फिर अपन सब डिवाइडेड करते हैं तो अलग अलग सेक्टर होते हैं। उन सभी सेक्टर्स में एक समान ग्रोथ रेट को प्राप्त करना, एक समान इन्वेस्टमेंट रेट को बना के रखना ताकि अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्र एक साथ आगे बढ़ पाए। इसका क्या कारण है, क्यों ऐसा कहते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि कौन कौन से अर्थशास्त्री है जो कि विकासशील देशों की विकास संबंधी जो समस्या है उसको सुलझाने के लिए संतुलित वृद्धि सिद्धांत का समर्थन करते हैं। सबसे बड़े जो इसके समर्थक है जिसमें रग्नार नरक्से, आर्थर लुईस, एलन यंग और रोजेस्टिन रोडान, ये जो चार अर्थशास्त्री है जो कि बैलेंस ग्रोथ थ्योरी की सबसे ज़्यादा बात करते हैं। और अनबैलेंस जो हम अगले टॉपिक में बात करेंगे उसमें आता है एओ, हर्शमैन और सिंगर और रोस्टो। ये जो तीन हैं वो अनबैलेंस की करते हैं। और बैलेंस थ्योरी की जब हम बात करते हैं तो उसमें नरक्से, आर्थर लुईस, एलन यंग और रोजेस्टिन रोडान। इस टॉपिक में हम जो बात करेंगे वो मुख्य रूप से रग्नार नरक्से का टॉपिक है। ये एक तरीके से बैलेंस ग्रोथ थ्योरी। अर्थ क्या है? संतुलित वृद्धि का अर्थ सभी प्रकार के पूंजी भंडार में वृद्धि है, या इसको कहा यह धारणा सामान्यकरण के बारे में बताती है, जैसे संयोजन योजनाएं और संगठित परियोजनाएं। संतुलित वृद्धि से अभिप्राय पूर्ण रोजगार, निवेश का ऊंचा स्तर, उत्पादन क्षमता, व्यापक वृद्धि और संतुलन है। संतुलित वृद्धि का उद्देश्य दलित क्षेत्र में निवेश है। अगर हम इसको मैथमेटिकली बात करें तो चेंज इन कैपिटल इज इक्वल टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू चेंज इन इनकम, अर्थात उपभोग में वृद्धि, निवेश में वृद्धि और आय में वृद्धि, तीनों वृद्धि एक समान होनी चाहिए। और अगर इसको हेरोड ग्रोथ मॉडल की बात करें उसके अकॉर्डिंग तो जी वाई इक्वल्स टू जी डब्ल्यू इक्वल्स टू जी एन, जो एक्चुअल ग्रोथ रेट, वारंटेड ग्रोथ रेट और नेचुरल ग्रोथ रेट तीनों क्या होनी चाहिए? एक समान होनी चाहिए। और इसको जॉन रॉबिन्सन की भाषा में कहे तो गोल्डन एज कंडीशन कहा जाएगा। अब इसकी व्याख्या करते हैं तो इसकी व्याख्या के कई पक्ष हैं। इसको दो भागों में बांटा गया, एक मांग पक्ष और एक पूर्ति पक्ष के आधार पर संतुलित वृद्धि को दो भागों में बांटा है, एक मांग पक्ष के आधार पर और दूसरा पूर्ति पक्ष के। पूर्ति पक्ष पर जो कहते हैं वो क्या कहते हैं कि पूंजी की अधिकता से अभिप्राय बहुत सी क्रियाओं में एक साथ निवेश है ताकि विभिन्न बाहरी बचतों का लाभ उठाया जा सके। मांग पक्ष पर अविभाज्यताओं का अर्थ मार्केट आकार से, मार्केट का छोटा आकार निवेश और लाभ को प्रभावित करता है और अन्य आर्थिक क्रियाएं भी प्रभावित होती है। यह व्याख्या वास्तव में संतुलित वृद्धि सिद्धांत की मौलिक व्याख्या है। इसका तात्पर्य यह है कि निजी और सामाजिक निवेश के प्रतिफलों के अंतर को बड़े स्तर पर क्रियाओं के विस्तार द्वारा दूर करना। क्या अर्थ हुआ? अर्थ ये हुआ कि हमें मांग पक्ष और पूर्ति पक्ष ये कहता है कि अर्थव्यवस्था में एक तरीके से वस्तुओं, सेवाओं और साधनों की पूर्ति को बरकरार रखना, और मांग पक्ष कहता है कि उनका उपभोग करना। तो पूर्ति पक्ष वाले ये कहते हैं कि हमें अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में एक साथ निवेश करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? इसके पीछे का कारण ये है कि माना कि हम
केवल कृषि क्षेत्र में निवेश करते हैं और उद्योग क्षेत्र में निवेश नहीं करते हैं, तो इससे क्या प्रॉब्लम होगी कि कृषि में जो उत्पादन होगा उसमें से जो रॉ मटेरियल उद्योगों के लिए निकलेगा, जैसे कि गन्ना उत्पादन होता है और गन्ने से चीनी बनती है, तो अगर हम चीनी इंडस्ट्री में साथ साथ इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो गन्ना है वो बेकार हो जाएगा और चीनी मिलों में उसका उपयोग नहीं होगा। तो इनका कहने का मतलब है गन्ने में अगर हमें इन्वेस्टमेंट करना है तो चीनी मिल में भी साथ साथ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ताकि दोनों का विकास एक साथ हो सके। और इसकी इन्वर्स प्रक्रिया भी ये है कि अगर कृषि क्षेत्र में हमें विकास करना है तो उद्योग का विकास इसलिए आवश्यक है क्योंकि कृषि क्षेत्र के लिए इनपुट्स के रूप में हमें उद्योगों से जो यंत्र है या जो हमारे फर्टिलाइजर्स है वो सब हमें कहाँ से मिलते हैं, उद्योगों से मिलते हैं। तो ये इस प्रकार बात करता है कि हमें लाभ उठाना होगा बाहरी बचतों का, वो तभी मिलेगी जब हम सभी क्षेत्रों में एक साथ इन्वेस्टमेंट करें। और मांग पक्ष की तरफ से ये इसलिए कहते हैं कि हमें यदि बाजार का आकार छोटा हुआ तो जो हमारा अर्थव्यवस्था में अति उत्पादन की समस्या हो जाएगी, जिससे बेरोजगारी फैल जाएगी। इसलिए बाजार का आकार बड़ा होना चाहिए ताकि जो कुछ भी उत्पादन हो वो बाजार के अंदर खपत हो जाए। इस प्रकार ये एक तरीके का बैलेंस रहेगा मांग और पूर्ति में, जिसकी वजह से अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर है वो तेज होगी और अर्थव्यवस्था का विकास होगा। अब ये संतुलन की बात करता है तो कृषि और उद्योग में संतुलन, जैसा कि मैंने बताया अभी कि कृषि और उद्योग में संतुलन होगा क्योंकि ये एक दूसरे के ऊपर निर्भर करते हैं। उद्योगों को कच्चा माल कृषि से मिलता है, तो वहीं कृषि को जो है इनपुट्स के रूप में जो फैक्टर्स है वो हमें उद्योगों से प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार जो कृषि में एक्स्ट्रा लेबर है उसको उद्योगों के अंदर रोजगार मिल जाएगा और कृषि का जो कृषि क्षेत्र है वो बाजार के रूप में भी कार्य करता है। उद्योगों के द्वारा जो कुछ भी उत्पादित होगा उसको क्रय करने का कार्य भी कृषि क्षेत्र करेगा और कृषि क्षेत्र के जो रॉ मटेरियल है उनको क्रय करने का कार्य उद्योग करेंगे। तो इस प्रकार इन दोनों में एक दूसरे की पूरकता है, अर्थात एक दूसरे के लिए आवश्यक है, इसलिए इन दोनों क्षेत्रों में एक साथ निवेश किया जाना आवश्यक है। दूसरा ये बताता है कि मानव पूंजी और भौतिक पूंजी में संतुलन। मानव पूंजी का अर्थ होता है मनुष्य की शिक्षा, स्वास्थ्य, ज्ञान, तकनीकी, और भौतिक पूंजी के अंतर्गत हमारी आती है मशीनरी, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इन दोनों में एक साथ निवेश होना क्यों आवश्यक है? ये इसलिए आवश्यक है कि अगर हमने केवल और केवल भौतिक पूंजी में निवेश करना चाहा तो हमारे लिए कुशल जो इंजीनियर है, कुशल कारीगर है और कुशल जो मैनेजमेंट करता है उनकी कमी हो जाएगी। इसलिए उस सेक्टर में हमें अच्छा बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसलिए अगर हमें भौतिक पूंजी में अच्छा बेनिफिट प्राप्त करना है तो इसके लिए हमें मानवीय पूंजी में भी उतना ही निवेश करना होगा। हमें अच्छे इंजीनियर तैयार करने होंगे, अच्छे लेबर जो है टेक्निकली जो कार्य करने में दक्ष हो उस लेबर को हमें तैयार करना होगा, अच्छे मैनेजमेंट कर्ता को हमें तैयार करना होगा, जिससे कि दोनों क्षेत्र एक साथ वृद्धि कर पाएंगे। नहीं तो किसी एक सेक्टर में वृद्धि होगी वो दूसरे के कारण पिछड़ जाएगी और हमें पूर्ण लाभ नहीं मिल पाएगा जो हम चाहते हैं। और तीसरा इन्होंने कहा है घरेलू और विदेशी व्यापार में संतुलन। इसका कारण भी ये है कि अगर हम केवल और केवल घरेलू बाजार पर ध्यान देंगे, विदेशी बाजार पर ध्यान नहीं देंगे, तो हम कहीं ना कहीं जो तकनीकी रूप से हमारे प्रोडक्ट है वो पिछड़ जाएंगे और विदेशी बाज़ारों में हमारी प्रतिस्पर्धा नहीं होगी। साथ ही साथ हमें ने अगर केवल और केवल घरेलू साधनों पर निर्भर रहे, विदेशों से आयात नहीं किए, तो हम तकनीकी रूप से भी पिछड़ जाएंगे। तो हमें घरेलू और विदेशी व्यापार में भी बराबर ध्यान देना चाहिए। धन्यवाद।